नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा के विष्णुलोक लेबर कॉलोनी में आंगनबाड़ी पालन केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान और स्थानीय महिलाएं मौजूद रही। आने वाले समय में राज्य के 5 जिलों में 32 पालना केंद्र और तैयार किए जाएंगे, जहां पर महिलाएं दिन भर के लिए कुछ घंटों के लिए अपने बच्चों को छोड़कर कहीं पर भी जा सकती हैं। बाल विकास मंत्रालय महिला सशक्तिकरण विभाग के द्वारा श्रम विभाग के सहयोग से और या उनके साथ कोलैबोरेशन करते हुए पालना योजना शुरू की जा रही है, जो उन कामकाजी महिलाओं के बच्चे जो कि इंडस्ट्री में या कहीं और काम करती हैं, तो उनके छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन हो सके, वो कुपोषण का शिकार ना हो और उनका मानसिक डेवलपमेंट भी ठीक ढंग से हो सके। उस दृष्टि से ये पालना योजना आज यहाँ हमारी माननीय मंत्री रेखा आर्य जी के सानिध्य में। मेरा प्रियंका नाम है। जैसे कार्यक्रम पालन घर खुलने से तो बहुत सारी सुविधा है हम औरतों के लिए। जैसे कि मैं पार्लर का काम करती हूँ, तो अपने बच्चों को कुछ घंटे के लिए छोड़ के यहाँ से जा सकती हूँ। और जो कैबिनेट मंत्री यहाँ पे आई हुई हैं, उनको देख के यहाँ पे लग रहा है कि हर सुविधा बच्चों को मिलेगी। बाकी अगर कोई भी मतलब दिक्कत होता है तो उसके केयरिंग के लिए तो ये लोग सब लोग हैं ही। मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बच्चों के लिए इतना सुविधा है मतलब मिल रहा है, हम लोग कभी उम्मीद नहीं रखे थे। आज नवरात्रि के शुभ दिनों में आज हरिद्वार से इसकी शुरुआत पालना केंद्र के रूप में आज शुभारंभ किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये पालना केंद्र अपने आप में उन सब महिलाओं को समर्पित है जो महिलाएं किसी न किसी प्रयोजन के लिए घर से बाहर निकलती हैं और धनार्जन करने के लिए निकलती है। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बच्चों को संभालना होता है। तो बच्चे आखिरकार किसके भरोसे छोड़ें और वह कैसे निश्चिंत होकर अपना काम कर सके। भारत सरकार ने उसी का एक विकल्प जो है पालना केंद्र के रूप में राज्य सरकारों को दिया है। केंद्र का नाम है केंद्र लेबर कॉलोनी BHEL हरिद्वार। और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि गणभोज दिवस के मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में कहा कि कोडा, झंझोरा और साथ ही कोड़ी जैसे मोटे अनाज आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाने लगा है, जिसे कभी गरीबों का खाना माना जाता था। गणभोज ने अपनी पहचान कायम की है। आने वाले समय में राज्य भर में गणभोज की किसकी कितनी जानकारी है, उसको लेकर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। साथ ही गणभोज दिवस को हर साल मनाया जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि हमारे भाई बहुत सालों से इस अभियान में लगे हैं। और जब मिलेट मिशन भारत सरकार में भी इसके अभियान शुरू नहीं हुआ था, तब से आपने परंपरा जारी की है कि हमारे स्कूलों में महीने में हफ्ते में एक दिन गणभोज का कार्यक्रम होता है। इसमें हमारे बच्चे जो है जितना भी हमारा मोटा अनाज है, एक दिन हॉस्टलों में और विद्यालयों में जो है महीने में इस गणभोज कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की चर्चाएं काफी समय से की जा रही हैं। जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। यूसीसी की रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने भी इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार को हुई इस कमेटी की आखिरी बैठक हुई है, जिसमें नियमावली बनाकर तैयार हो गई है, जिसे जल्द ही प्रिंटिंग के लिए भेजा जाएगा।
समिति गठित की गई थी मार्च फरवरी में, इसकी पहली मीटिंग समिति की हुई है। उसमें जो रूल बनाए गए हैं उसके जो फाइनल पॉइंट्स बचे हुए थे उस पर चर्चा हो गई है। रूल हमारा तैयार है। अब हम उसको प्रिंटिंग के लिए देंगे और प्रिंटिंग से जैसे ही हमारे पास आएगा माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर हम उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। काम हमारा पूरा हो गया ये बताने के लिए आपको बताते चले कि यूसीसी लागू करने की मांग, आपको बताते चले कि पूरा मामला देहरादून से है, जहां पर लगातार कमेटी की आखिरी बैठक संपन्न हुई है और यहां पर कई मुद्दों पर बातचीत की गई। 9 नवंबर से पहले लागू हो सकता है यूसीसी कानून। आपको बताते चलें कि यूसीसी पर तमाम तरह की बातें जो हैं वो कही गई हैं और यहां पर मीटिंग का आयोजन किया गया और तमाम मुद्दों पर बातचीत भी की गई है। भारत सरकार की केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि शक्ति नहर पर बने सभी पुल जर्जर हालत में हैं। इस जांच रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि तकरीबन सभी पुलों के पिलर में दरारें आ चुकी हैं और रोलर बेरिंग भी खराब हो चुके हैं, जो किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकते हैं। विकासनगर में शक्तिनगर पर 1 दर्जन से ज्यादा पुल स्थानीय आबादी को मुख्य मार्ग तक जोड़ने के लिए बने हुए हैं। जल विद्युत निगम में पिछले लंबे समय से इन पुलों के जर्जर हालत को देखते हुए भारी वाहनों की आवाजाही इन पुलों से बंद हुई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे जो कि विकासनगर से हैं, जहां पर केंद्रीय सड़क अनुसंधान की जांच रिपोर्ट सामने आई है। शक्ति नहर पर बने पुल की हालत अब जर्जर हो चुकी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि काफी ज्यादा जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं और यहां पर कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। कई बार जांच की बात भी कही गई केंद्रीय सड़क अनुसंधान की जांच रिपोर्ट को लेकर। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि विकास नगर की जांच रिपोर्ट की हैं, जहां पर चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। आपको बताते चलें कि इस पुल से रोजाना काफी लोग निकलते हैं। बैराज से लेकर के जो ढालीपुर बैराज है उसके बाद कुल्हा तक जो इस संबंध में जो इसके पुल हैं, जो शक्ति नहर पर बने हुए पुल है, उनके बारे में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो भारत सरकार की संस्था है उसने जो रिपोर्ट सौंपी है वो रेड अलर्ट कर दिया उसने विभाग को और बहुत चौंकाने वाली है। उसने स्पष्ट लिखा है कि इसमें जो तमाम पुल है उनके जो पायर्स हैं, जो उनके पिलर्स हैं, उनमें क्रैक आ चुकी है, मिसअलाइंड हो चुके हैं, उनकी जो बैरिंग है वो बिल्कुल जीर्ण हो चुके हैं और वो कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, दुर्घटना का सबब बन सकते हैं, कारण बन सकते हैं, जान माल की हानि हो सकती है। इन तमाम पुलों को लेकर के कई बार ये समझ लिया, कई वर्षों से जनसंघर्ष मोर्चा हम लगातार आंदोलित में प्रयास कर रहे हैं और इसमें जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट उन्होंने जो भारत सरकार की रिपोर्ट है वो MD विजय गोयल के उन्होंने शासन को उसमें प्रेषित किया है और उसमें उन्होंने सुझाव भी दिया कि इन पुलों के स्थान पर नए पुल बनने चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रपुर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई हैं। आजकल साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्टिंग, AI वॉइस क्लोनिंग जैसे आधुनिक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। पुलिस या कोई एजेंसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धमकी नहीं देते, लिहाजा डर या धमकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें। कई बार साइबर अपराधी AI वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं। उसके अरेस्ट होने या फंसे होने की बात करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। पैसा दोगुना करने, विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फंसें। किसी अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें। व्हाट्सएप, ईमेल या SMS में आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें। गैर जरूरी ऐप्स डाउनलोड न करें, केवल वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। पासवर्ड, OTP एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें। पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम पर करें प्रहार, बने जागरूक, रहें होशियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर। के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। हरिद्वार के लक्सर मार्ग स्थित जगजीतपुर गांव में एक शराबी की जान उस समय बाल बाल बच गई। दरअसल जंगली हाथी के सामने गिरने का ये पूरा मामला सामने आया। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने जब हाथी को देखा तो अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। बताया ये भी जा रहा है कि जगजीतपुर क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड रोजाना दिखाई देते, जिससे ग्रामीण काफी ज्यादा भयभीत है।
बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने भी जिले के सरकारी स्कूलों की उत्कृष्ट बालिकाओं के साथ मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम के तहत संवाद किया। मीडिया से संवाद करते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर आशीष भटगाई का कहना है कि बागेश्वर के सरकारी स्कूलों के बालिकाओं को जिला स्तरीय कार्यालय के कामकाज से अवगत कराया जा रहा है, जिससे बालिकाओं को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और जिला स्तर पर उपस्थित महिला अधिकारियों से स्कूल की बालिकाओं को प्रशासन की कार्यशैली से अवगत कराने के आदेश भी दिए गए हैं। घर में सबके पास स्मार्टफोन होंगे। हम जिस काम को भी करें और इसका उद्देश्य ये है कि इसमें एक तो उनको एक्सपोजर विजिट भी कराया जाता है कि इसमें किस तरह से हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं, जैसे मतलब हमारा कलेक्ट्रेट है, और इसमें हमारी जो लेडी ऑफिसर्स हैं जो ऑलरेडी कई सारी पोस्ट को हमारे डिस्ट्रिक्ट में होल्ड कर रही हैं, तो उनके साथ भी एक इंटरएक्टिव सेशन किया जाता है और उनके एस्पिरेशन को सुन के जो भी इनपुट होते हैं हमारे इनपुट दिए जाते हैं। और इस एक्सपोजर विजिट से मैं आशा करता हूँ कि जरूर जो हमारी बालिकाएं विभिन्न क्षेत्रों से, दूरस्थ क्षेत्रों से यहाँ पर आई हैं, वो उससे लाभान्वित होंगी। इसी तरह से अभी आप 10th में पढ़ रहे हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? लड़कियां चला रही है। स्टार्टअप क्या होता है? जीरो से काम शुरू करते हैं। ये अधिकारी होते हैं। परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। और दूसरा, मुनिकीरेती में नो एंट्री के मार झेल रहे ई ऑटो चालकों का उत्पीड़न कम होने का नाम नहीं ले रहा है। परेशान ई ऑटो चालकों ने एक बार फिर से एसडीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें ई ऑटो चालकों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई। जय बद्री विशाल ई ऑटो वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि 14 अगस्त 2024 के बाद से इनको ई ऑटो को मुनिकीरेती में एंट्री नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब एम्स के बाहर सवारी उतारने और बैठाने को लेकर भी कुछ टेम्पो चालक उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। उनके चालकों के साथ मारपीट भी करने में लगे हैं, जिससे उनका दोहरा उत्पीड़न हो रहा है। आपको बताते चले कि वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष का बयान सामने आया, जब उन्होंने, आपको बताते चले कि वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष का, तो चलिए पूरा मामला ऋषिकेश से, जहां पर ई चालकों ने जो है, ई ऑटो चालकों ने ज्ञापन भी सौंपा है। नो एंट्री को लेकर लगातार मांग भी कर रहे हैं और ये पूरा मामला ऋषिकेश से है। उत्तराखंड के सीएम के ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन में दून पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान मुखबिर के माध्यम से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कोबरा गैंग का मुख्य पैडलर दिल्ली से कोकीन की सप्लाई करने देहरादून आ रहा है, जिस पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान कुठाल गेट बैरियर ओल्ड मसूरी रोड के पास से एक विदेशी नागरिक नैसूर को 68 ग्राम अवैध कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजपुर और एनडीपीएस एक्ट की धारा 821 के तहत में अभियोग पंजीकृत किया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त तो कोबरा गैंग का सक्रिय सदस्य है, मूल रूप से तंजानिया देश का नागरिक है। इसमें खासकर फोकस अब इस बात का है कि जो बड़े बड़े ड्रग डीलर्स हैं या पेडलर्स हैं, उन पर ज्यादा फोकस किया जाए। अभी तक जो हम देखते थे कि छोटी छोटी क्वांटिटी में भी लोग पकड़े जाते हैं यूजर, और बाद में जो है वो पेडलिंग का काम करते हैं। और इसमें इसी तरह का एक गैंग जो ट्रेस हुआ था वो कोबरा गैंग के नाम से था, जिसमें अभी तक 7 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 3 जो हमारे फॉरेन नेशनल पहले युगांडा, केनिया और तंजानिया के गिरफ्तार हुए थे, जिनसे भी हमें कोकीन वगैरह मिली थी। क्योंकि लगातार ये इनपुट आ रहे थे और पिछले पूछताछ में भी आया था कि एक नेटवर्क है जो दिल्ली से ऑपरेट करके देहरादून नहीं अन्य जगहों पर भी इनकी सप्लाई रहती है और बीच बीच में आकर यहाँ पर डिलीवरी को देते हैं। तो इस बार जो सूचना मिली थी इसमें तंजानिया के एक व्यक्ति का नाम आया था कि वो डिलीवरी देने आने वाला है यहाँ पर कहीं भी शहर में। तो इस सूचना पर लगातार हमारी जो ओपनिंग टीम जो काम कर रही थी और तब चेकिंग के दौरान जो है इसको पकड़ा गया था। और
हल्द्वानी के तराई केंद्रीय वन प्रभाग में वन तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वन तस्कर वन विभाग को चुनौती देते हुए भारी मात्रा में खैर के पेड़ को काटकर तस्करी कर रहे थे, लेकिन वन विभाग ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बताया ये भी जा रहा कि तराई केंद्रीय वन विभाग के टांडा रेंज के अंतर्गत देर रात वन तस्कर खैर के पेड़ काटकर लकड़ी लेकर जा रहे थे। इस दौरान वन विभाग की गश्ती टीम ने जंगल से पिकअप वाहन से लकड़ी ले जाते हुए रोकने की कोशिश की, तो वन तस्करों ने पिकअप गाड़ी से वाहन विभाग की गश्ती गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 3 वनकर्मी घायल हो गए। इस दौरान वन विभाग की टीम ने मौके पर 2 तस्करों को धर दबोचा है, जबकि 4 तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहे हैं। देखिए, कल रात की बात है, ये 1-1:30 बजे की बात है। हमारी टीम ने रूटीन गश्त कर थी, तो ये हल्द्वानी रुद्रपुर मार्ग पर टांडा ब्लॉक में टांडा बीट में के पास ये गाड़ी लग रहा है कुछ भर रही है, तो टीम ने इसको घेरने की कोशिश की, तो इस गाड़ी ने हमारी गाड़ी टीम को टक्कर मारने की कोशिश की। जब टीम मौके उतरी तो फिर ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। टीम द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया और जब इनको पकड़ के देखा गया, गाड़ी के पीछे देखा गया, तो इसमें खैर के 6 नग बरामद हुए हैं और इन्होंने अपना नाम लखविंदर सिंह बताया। ये खट्टर दिनेशपुर थाना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।